दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको गंडक प्रवाह मार्ग के बारे में समझाऊंगा यानी कि गंडक नदी तंत्र को आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों गंडक नदी नेपाल और भारत के बिहार राज्य में बहती है और गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी मानी जाती है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो नेपाल से लेकर भारत तक इसकी टोटल लंबाई किलोमीटर है, लेकिन भारत में इसकी लंबाई किलोमीटर और इस हिसाब से इसका कुल जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 46,300 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर इसके उद्गम की बात की जाए तो इसका उद्गम नेपाल के अंदर ही होता है। वहां पर एक जिला है, मुस्तांग नाम का जिला है, ध्यान से समझो, मुस्तांग जिला है। वहां पे एक ग्लेशियर है, नुबिन हिमन ग्लेशियर, नुबिन हिमन ग्लेशियर, जो कि लगभग 6,268 मीटर ऊंचा है और वहीं की पहाड़ियों से इस नदी का जन्म होता है। तो इसका मतलब इसका जो स्रोत है वो एक ग्लेशियर हो जाता है। तो इस हिसाब से ये एक 12 मासी नदी हो जाती है, यानी कि 12 महीने इस नदी के अंदर पानी रहता है, ये सूखती नहीं है। अगर इसके अन्य नामों की बात की जाए तो उसको नेपाल में कई नामों से जाना जाता है और भारत में भी इसके कई नाम हैं। नेपाल में इसको पहाड़ी इलाकों में सालग्रामी या फिर सालीग्रामी नदी के नाम से जाना जाता है और वहीं वहाँ के मैदानी इलाकों के अंदर इसको नारायणी और सप्त गंडकी के नाम से जाना जाता है। ध्यान से समझ लो, सालग्रामी या फिर सालीग्रामी या नारायणी या फिर सप्त गंडकी, किसी भी नाम से सवाल बन सकता है। इसमें भी नारायणी नाम तो आपको बिल्कुल याद रखना है क्योंकि इससे तो सवाल बनने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। जब यह नदी भारत पहुंचती है तो यहाँ पे इसको गंडकी या फिर बड़ी गंडक नदी कहा जाता है। आपको पता है भारत में 2 गंडक नदियाँ बहती है, एक तो ये वाली गंडक नदी, इसके अलावा एक बूढ़ी गंडक और बहती है जो गंगा नदी में जाके मिलती है। तो गंडकी, बड़ी गंडक, सालग्रामी, सालीग्रामी, नारायणी या फिर सप्त गंडकी का नाम आ जाए तो आपको समझ जाना है कि गंडक नदी की ही बात हो रही है। दोस्तों अगर गंडक नदी की सहायक नदियों की बात की जाए तो नेपाल के अंदर इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, जैसे कि त्रिशूली बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सप्त त्रिशूली, इन दोनों को आपको याद रखना है। इसके अलावा काली गंडक, माड़ी और मारश्यांगड़ी, ये वो नदियां हैं जो नेपाल के अंदर ही इस नदी से आकर के मिल जाती हैं। लेकिन जब आप भारत की बात करते हो तो भारत में ऐसी कोई खास सहायक नदी नहीं है जो गंडक नदी से आके मिले, तो यहाँ पे आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप त्रिशूली, सप्त त्रिशूली और काली गंडक को याद रखते हो तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि इससे काफ़ी सारा पानी आता है जो गंडक नदी का प्रभाव बढ़ा देता है। तो इसे आप याद रख सकते हो। यहाँ पे याद रखने वाली बात है वो ये है कि गंडक नदी का जो टोटल बेसिन है नेपाल से लेके भारत के बिहार राज्य तक, उस बीच यहाँ पे बहुत से पर्वत आते हैं, 2-3 इंपॉर्टेंट पर्वत आते हैं, उनको आप याद रख लेना। इन पर्वतों में एक तो आता है धौलागिरी पर्वत, इसका नाम आपने सुना होगा, धौलागिरी पर्वत, जो कि 8,172 मीटर ऊंचा है और ये इस पूरे बेसिन की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। जो गंडक बेसिन है उसकी सबसे ऊंची चोटी है धौलागिरी पर्वत। इसके अलावा मनासलू पर्वत भी यहीं पाया जाता है जिसकी ऊंचाई लगभग 8,156 मीटर है और इसके अलावा जो अन्नपूर्णा वन है वो भी यहाँ पाया जाता है जिसकी ऊंचाई लगभग 8,091 मीटर है। तो इसे आपको ज़रूर याद रखना है, धौलागिरी पर्वत, मनासलू पर्वत और अन्नपूर्णा वन पर्वत, इनका सवाल पूछा जा सकता है। जब यह नदी भारत पहुंचती है तो भारत में मुख्य रूप से ये बिहार राज्य के अंदर बहती है, लेकिन इसका छोटा सा हिस्सा जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर भी बहता है। तो उत्तर प्रदेश के थोड़े से ज़िले हैं और बिहार के थोड़े से ज़िले हैं जो आपको याद रखने की ज़रूरत है। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करोगे तो ये महाराजगंज और कुशीनगर से होके बहती है, दोनों ही इंपॉर्टेंट ज़िले हैं, महाराजगंज और कुशीनगर। वहीं बिहार की बात करोगे तो ये पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सारण और वैशाली से होती हुई जाती है और पटना के पास गंगा नदी से जाके मिल जाती है। तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश के 2 जिले हो जाते हैं, महाराजगंज और कुशीनगर, और जो बिहार है उसके 6 जिले हो जाते हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सारण और वैशाली। तो इससे आपको ठीक तरीके से याद रखना है, इससे सवाल जरूर बन सकता है। तो एक तो आपको पर्वत याद रखने हैं, 3 पर्वत हो जाते हैं, धौलागिरी, मनासलू और अन्नपूर्णा वन, और एक आपको ये जिले याद रखने हैं। अब बात करें राष्ट्रीय उद्यानों की कि ये कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यानों से गुजरती है, तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान हैं। एक तो है चितवन राष्ट्रीय उद्यान जो कि नेपाल के अंदर मौजूद है, जो कि विश्व धरोहर माना जाता है, याद रखना, इससे सवाल बन सकता है, तो इसे तो ज़रूर याद रखो, चितवन राष्ट्रीय उद्यान नेपाल।
इसके अलावा एक और आता है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भारत के अंदर मौजूद है, और यहीं पे मौजूद है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। तो इससे भी सवाल बन सकता है, तो इन दोनों को आपको याद रखना है। एक चितवन हो जाता है और एक वाल्मीकि हो जाता है। बात करें उन महत्वपूर्ण स्थानों की जहां से ये गुजरती है भारत के अंदर, तो वो हैं हाजीपुर, वाल्मीकि नगर, त्रिवेणी, बगहा, हरिनगर और सोनपुर। इनसे सवाल बन सकता है ये कौन कौन से मुख्य स्थान हैं जहां से ये गंडक नदी बह के गुजरती है, तो आपको याद रखना है। हाजीपुर तो ऑलमोस्ट वहाँ आ जाता है, इसका मुहाना आ जाता है गंगा नदी वाला। इसके अलावा वाल्मीकि नगर है, त्रिवेणी है, बगहा है, हरिनगर है और सोनपुर है, तो इन्हें आपको याद रखना है। और आखिर में आपको वो बांध और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट याद रखने हैं जो इस पूरे बेसिन के अंदर बने हुए हैं। 7 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो यहाँ बने हुए हैं जिनसे कि बिजली बनती है। इनसे सवाल बन सकता है, तो इनको बिल्कुल मिस मत करना। सबसे पहले आता है त्रिशूली बांध, जिससे 21 मेगावाट तक की बिजली बन सकती है, जो कि त्रिशूली नदी पे मौजूद है। इसके बाद आता है देवी घाट बांध, जो कि 14 मेगावाट की बिजली क्रिएट कर सकता है, वो भी त्रिशूली नदी के पास मौजूद है। इसके अलावा पोखरा बांध, जो कि 1 मेगावाट की बिजली बनाता है। इसके बाद पश्चिमी गंडक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो कि 15 मेगावाट तक की बिजली बना सकता है। मत्स्यांगड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो कि मत्स्यांगड़ी नदी के ऊपर बना हुआ है, वो 69 मेगावाट तक की बिजली बना सकता है। इसके अलावा काली गंडक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो कि लगभग 144 मेगावाट तक की बिजली बना सकता है। और आखिर में सियांग बांध, जो कि 2 मेगावाट तक की बिजली बना सकता है। ये वो बांध और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जिनसे बिजली बनती है और नेपाल और भारत दोनों के लिए इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो इस पूरे बेसिन के इंपॉर्टेंट बांध हैं, इनसे सवाल बन सकता है, तो इन्हें आप याद रख लो। तो आपको क्या क्या याद रखना है? एक तो आपको महत्वपूर्ण स्थान याद रखने हैं, पर्वत याद रखने हैं, ये बांध याद रखने हैं, इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यान याद रखने हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप याद रख लेते हो तो ईजिली आप आंसर बना सकते हो। तो दोस्तों, ये हो जाता है गंडक प्रवाह मार्ग। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।